चलिए तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट। ये चैप्टर नंबर 4 है आपका सीबीएसई का। देखिए क्या डिफरेंस है आप समझिए, पहले अच्छे से समझिएगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है ना। कई बार बच्चा पूरा डिटरमिनेंट पढ़ लेता है पर उसको पता ही नहीं होता कि मैट्रिक्स क्या है, डिटरमिनेंट क्या है। मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर्स को, वेदर ये रियल है या इमेजनरी है या कॉम्प्लेक्स है, तो किसी भी टाइप के नंबर्स को या फंक्शन को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। टेबुलर फॉर्म में, आइदर द रेक्टेंगुलर टेबुलर फॉर्म और द स्क्वायर फॉर्म। यदि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होता है तो हम इसको स्क्वायर बोलते हैं, अदरवाइज वो रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो उसमें तो हम लोग क्या है मैट्रिक्स जो होता है ना, उसका सिंबल कैसे यूज करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स, इसको इस तरह से, या फिर कैसे लिखेंगे ये किसी नंबर या किसी एक्सप्रेशन के इक्वल नहीं होता, ये सिर्फ क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है डेटा का या नंबर्स का एक रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द वे ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स, है ना। नंबर्स पहले भी मैंने बताया रियल भी हो सकते हैं, इमेजनरी भी हो सकते हैं, आयोटा के फॉर्म में भी आता है, लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस या ऑलमोस्ट जो है सारे डेटा रियली लेते हैं। इसलिए बच्चों को लगता है कि पता नहीं आयोटा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इमेजनरी नंबर्स भी फिल कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का। अब क्या होता है, जब आपका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाता है तो दैट मैट्रिक्स बिकम्स स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स किसी एक नंबर से एसोसिएटेड रहता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो कोई वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट, है ना। तो देखिए डिटरमिनेंट जैसे मान लो लेट ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे n बाई एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देन दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए जो है, देन इट्स डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उसको पहले तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो रिप्रेजेंटेशन बताते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं बुक में या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। ये मॉड ऑफ ए नहीं है, ये मॉड ऑफ ए नहीं है, दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ ए, ये इसका सिंबल। तो यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई एन ऑर्डर का, देन इट्स अ डिटरमिनेंट, है ना, ऐसे लिखा जाता है, इज ए नंबर, इज ए नंबर, है ना। अब वो नंबर क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और इमेजनरी यानी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इज ए नंबर, है ना, एसोसिएटेड टू इट, टू मैट्रिक्स ए। क्या मतलब है, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दे रखी है फंक्शन के फॉर्म में। जैसे सपोज यहाँ पे एफ है, एफ कोई फंक्शन है और कैपिटल एम क्या है, सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो हमने यहाँ लिखा के। देन एफ ऑफ स्मॉल के, ठीक है, एफ ऑफ स्मॉल के यानी ए कैपिटल एम इनपुट, ये किसके बराबर हो गया, स्मॉल के। जैसे आप यहाँ ऐसे लिखते हैं ना, एफ ऑफ ए टू बी, तो हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। तो देखो m क्या है, जितने भी ऑल द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, वो इसका डोमेन है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक नंबर से एसोसिएटेड है, तो हम अगर इनपुट यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स देंगे तो आउटपुट यहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। तो ये जो k है, स्मॉल k, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिटरमिनेंट को। तो डिटरमिनेंट क्या है, मैट्रिक्स तो एक नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है और डिटरमिनेंट क्या है, उसकी वैल्यू है ना। जैसे हम ना किसी भी मैट्रिक्स को, सुनो, किसी भी मैट्रिक्स को 2 - 1 3 5, इसको ना हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते कि 13, ये गलत है क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ऐसे ही आना। लेकिन हम अगर ऐसे लिखें ये डिटरमिनेंट करके, तो हम इसको जरूर 13 लिख सकते हैं। 2 - 1 3 और 5 दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से समझिए आप। वो रिप्रेजेंटेशन है तो वो इसी के इक्वल आएगा, कैन नॉट बी इक्वल टू 13, ठीक है। ये ऐसे नहीं, गलत है, ये आप नॉट इक्वल टू कर लें। और ये डिटरमिनेंट इस तरह से सिंबलाइज करके रिप्रेजेंट होगा। दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है, वो क्लोज ब्रैकेट है और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपने 2 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स सजा रखा है, ठीक है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। देखो डिटरमिनेंट कहाँ कहाँ सॉल्व करने के लिए आता है। जो इक्वेशंस हम पढ़ते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, एक्स और वाई में जो लीनियर इक्वेशन होती है क्या कहलाती है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करने में।
और डिटर्मिनेंट कहाँ आता है, आपने पढ़ा होगा, हाँ ट्राइंगल के एरिया में कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस होती है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी होती है, वेक्टर में कितना पढ़ते हैं हम लोग ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में पूरा डिटर्मिनेंट का यूज आता है। तो कमर्शियल इतना ज्यादा यूज आता है इसका, बहुत ज्यादा, मतलब जब भी एक लंबा सा एक्सप्रेशन बनता है तो हम देखते हैं कि उसको हम प्रॉपर्ली एक डिटर्मिनेंट में अरेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है हम लोग 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ही पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स 1x1, 2x2 और 3x3, 4x4, 5x5 हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ये समझ में आ गया डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट सबसे पहले 1x1 ऑर्डर है ना, 1x1 ऑर्डर। अच्छा 1x1 यदि कोई मैट्रिक्स है तो उसमें कितना एलिमेंट आएगा, एक ही एलिमेंट होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसी के इक्वल हो गया भाई 1x1। जैसे m/n ऑर्डर का आपने मैट्रिक्स लिया तो उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने आते हैं, m इंटू एन, m/m लेते हो तो टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, m स्क्वायर, तो 1x1 में एक ही एलिमेंट है, ये हो गया भाई सिंपल सा फुल फर्जीवाड़ा। सेकंड देखें 2x2 ऑर्डर, ये भी बहुत सिंपल है। सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, यहां देखें A11, A12, A21 और A22, कितने ऑर्डर का हो गया, 2x2। अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है, आप ध्यान रखें। डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकालेंगे, ठीक है। अब सुनो, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, दिस वन, दीज टू, इनको तो हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहां लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। और ये जो इधर वाले होते हैं ना A12 जो ऐसे आते हैं, है ना, जैसे मान लो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बना तो इधर वाले तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं और इधर वाले क्या कहलाते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना बन जाएगा, A11, A22 माइनस A12, A21। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। मैंने आपको लिखा है ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू रियल भी हो सकता है, रियल जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और इमेजनरी भी हो सकता है, इमेजनरी भी हो सकता है, ठीक है। ये 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स बैठे हैं डायगनली उनका मल्टीप्लीकेशन माइनस ऑफ डायगनल का मल्टीप्लीकेशन। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, नंबर 1 आपने लिखा यहाँ 2 - 3 4 7, तो दिस इंटू दिस 14 माइनस करके -3 इंटू दिस -12, कितना आ गया ये। जैसे यहां मैंने सॉल्व करके लिखा था ना, दिस इंटू दिस 10 माइनस ऑफ -3 13। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। देखें यहां लिखा मैंने 1 प्लस आयोटा, यहां -3, यहां 0 और यहां लिख दिया मैंने 2 आयोटा, कितना आ गया 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा एंड दिस बिकम्स 0। यहां से आपको कितना मिलेगा, आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1, ये भी है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल ले लिया हमने, x स्क्वायर -1, यहाँ 2x और यहाँ 1, कितना आ गया x - 2x, x स्क्वायर -1, x कॉमन ले लो, है ना, तो 1 - 2x स्क्वायर प्लस 2, कितना आ गया 3 - 2x स्क्वायर। तो ये एक फंक्शन भी हो गया, है ना, नंबर भी होता है, रियल भी होता है, इमेजनरी भी होता है, और एक फंक्शन के फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट कैन बी पॉलिनोमियल फंक्शन इन क्यूबिक f ऑफ x, आप लेट कर सकते हैं। ये 2x2 का हो गया ये। अब आप देखें 3x3 ऑर्डर का एक्सपेंशन करेंगे हम। एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32 और A33, कितने ऑर्डर का है ये 3x3, है ना। अब क्या करेंगे, देखो किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम 3 तो रो है और 3 ही कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम 6 तरीके से निकाल सकते हैं। कैन बी कैलकुलेटेड बाय द 6 बेस, either expanding along the 3 rows or along the 3 columns।
3 रोज के अलॉन्ग भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं और 3 कॉलम से अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे आप समझिए, जैसे मुझे एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन अलॉन्ग R1 है ना, R1 कौन, देखिए ये R1 है, दिस इज R2 और ये R3 है ना। पहले रोज का देखते हैं, तो एक्सपेंशन अलॉन्ग R1 कैसे करेंगे, R1 का जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट R1 में कौन एलिमेंट है, A11, A12, A13, इनको यूज करते हुए A11, ये जो है ना, ये लोअर सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं I और J, AIJ, ठीक है। तो अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, समझिए, ये जो ना यहां पे लिखा जाता है -1 की पावर, -1 की पावर, आप चाहें तो बाहर लिख लें, -1 की पावर 1 + 1। अब ये A11 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको छुपा लो। तो जब आपके पास ये 3x3 ऑर्डर का है, तो एक रो और एक कॉलम हटाने के बाद कितने ऑर्डर का अब बनेगा मैट्रिक्स, 2x2। अब आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, इसको एज इट इज आप क्या करिए, एक इसमें लिखिए, किसमें, 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, A22, A23, A32 और A33 प्लस -1 की पावर, अब कौन आएगा, A12, तो 1 + 2, 1 + 2, देखो समझो, जब 1 + 1 किया तो यहां आता है पॉजिटिव, जब 1 + 2 किया -1 पे, -1 की पावर 1 + 2 यानी ऑड, तो नेगेटिव आएगा। जब -1 पे पावर कितना किया, 1 + 3, तो वापिस पॉजिटिव आ जाएगा। तो अभी तो खैर आप लिख लो, फिर उसके बाद आप डायरेक्टली करना। A12 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इसको छिपाओ। अब कौन बचता है, A21, A23 और A31, A33 प्लस अब क्या आएगा, -1 पे पावर, यहां लिखेंगे हम A13, तो 1 + 3। अब कौन आएगा, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छिपाओ, बोलो, हाँ, A21, A22, A31, A32, ऐसे। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो A11 इसको लिखिए आप, A22, A33 -2332, फिर आएगा माइनस के साथ A12, A21, A33 -A23, A31, फिर आएगा प्लस A13, है ना, दिस इंटू दिस, A21, A32 माइनस का A22, A31, है ना। ये कौन है, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ A। किसके अलोंग एक्सपेंशन किया आपने, अलोंग द R1। अब हम करेंगे एक्सपेंशन अलोंग R3। अब R3 का एलिमेंट कौन है, ये रहा 3, 1। देखो अब कैसे कर लेंगे, 3 + 1 even, है ना। देखो -1 की पावर I + J, अगर आपका I + J इवन है तो ये +1 आएगा ना, और I + J अगर आपका ऑड है तो -1 आएगा। कितना सिंपल सी बात है। तो 3 + 1 पॉजिटिव, 3 + 2 नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। आप ध्यान से देखो तो ये ऑल्टरनेट मूव करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा वापस, फिर यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। चलो कितना लिखेंगे, A31, एक्सपेंड करिए A31, तो दिस इंटू दिस, A12, A23 माइनस का A22, A13। क्या किया मैंने, देखो ना, इसको छिपाओ, है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो A12, A23 माइनस का A13, A22। अब इसकी बारी माइनस के साथ, तो -A32। अब किसको छुपाएंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम, कितना आएगा, A11, A23 माइनस A21, A13, है ना, इसको छुपाओ, तो A11, A23 माइनस का A21, A13। अब इसकी बारी प्लस के साथ, प्लस A33, है ना। कैसे लिखेंगे, A11, A22, A11, A22 बोलो, माइनस A12, A21, ये एक्सपेंशन अलोंग द R3। अब हम करेंगे
एक्सपेंशन अलोंग C1। अच्छा, अगर आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्टली एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे जज करेंगे कि मैडम आपने तो 6 तरीके बताए, 3 R1 के अलोंग, 3 C1 के C कॉलम्स के अलोंग, कैसे? तो जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं उसके अलोंग आप एक्सपेंड करें। सपोज कर ये दो नंबर्स यहाँ पे जीरो बैठे हैं, A11 और A12, तो बेटर है कि मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लूं, क्योंकि ये बाहर आएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे। अब आप जीरो से अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर कुछ भी हो, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, तो डायरेक्टली जो है इस A13 के अलोंग आपका जो भी आंसर आना है वो आ जाएगा। तो जिस भी रोज एंड कॉलम के अलोंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, आप उसी के अलोंग एक्सपेंड करिए। क्लियर है? अब C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। C1 में कौन है? A11, A21, A31। चलिए लिखें, A11 प्लस के साथ आएगा, देखो प्लस लगा रखा है ऊपर, क्योंकि 1 + 1 E1। चलिए कितना आएगा? A22, है ना? लिखूं क्या मैं ऐसे? A22, A23 और फिर आएगा A32, A33। भाई बोर्ड में तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। फिर कितना आएगा? माइनस का A21। अब कितना आएगा बताओ? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ऐसे छिपा लो, तो कितना आएगा? A12, A13, A12, A13 और A32, A33। अब कितना आएगा प्लस का? A31। C1 के अलोंग कर रहे ना, तो यहाँ कितना आएगा? A12, A13, A12, A13 और हाँ A23। अब आप खोल लेंगे तो 2 by 2 ऑर्डर का है। इस तरह से C1 के अलोंग कर लो, C2 के अलोंग कर लो, C3, लेकिन एक डिटरमिनेंट का वैल्यू तो किसी भी एक के अलोंग कर लो। एक्सपेंड एनी वन ऑफ द रो या फिर एनी वन ऑफ द कॉलम। यानी जब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं 3 by 3 ऑर्डर का, तो एक्सपेंड अलोंग एनी वन ऑफ रो या फिर कॉलम। ऐसे नहीं कि सबके अलोंग 6 के 6 अलोंग करके जोड़ दें, 6 टाइम्स हो जाएगा वो, है ना? ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग। इस एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 बनाइए। इसका इवेल्युएट करिए वैल्यू 124 -1 30 410। इसका वैल्यू निकालिए, डेल्टा गिवन है आपको। ऐसे इसका एग्जाम्पल नंबर 4 भी बनाइए। यदि आपको कोई भी रो एंड कॉलम गिवन ना हो तो फिर आप अपनी फ्रीली देख लो किसके अलोंग आपको एक्सपेंड करना है। एग्जाम्पल नंबर 5, 3x x1 3 2 4 1 डिटरमाइन x। फिर देखिए एक्सरसाइज 4.1 इजी सी एक्सरसाइज है, कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसका वैल्यू इवेल्युएट करिए। डायरेक्टली एक्सपेंड करना है अभी। साइन थीटा कॉस थीटा। सेकेंड, चलिए बनाइए क्वेश्चन बनाइए। फर्स्ट बनाइए, किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे आप बोलिए इस डिटरमिनेंट को? C3 थर्ड कॉलम, क्योंकि दो रोज दो यहाँ पे एलिमेंट 0 है, तो थर्ड है ना। कितना आएगा? 4। करिए इसको छिपा लो। किसको? थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को। -1 माइनस का 12 कितना हो गया? माइनस का 52। ये आंसर, ये किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग कर दीजिए। हर एक रो में एक वो और ये। अब सुनो मेरी बात सुनिए, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए बताइए? बिना एक्सपेंड किए इसका वैल्यू कितना आता है? चलो बना के देखते हैं ना। एक्सपेंड करेंगे हम लोग, एक्सपेंड अलोंग R1। 0 का कोई लॉजिक ही नहीं है। माइनस का साइन अल्फा करिए, माइनस का साइन अल्फा कितना आता है? इसको छुपाइए, है ना, दिस इंटू दिस 0 और ये, तो माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा। माइनस कॉस अल्फा कितना? इसको हाइड कर लो, दिस इंटू दिस साइन अल्फा साइन बीटा। कितना हो गया ये? यस 0। क्यों हो गया वो मैंने पहले ही बता दिया था। ध्यान से देखो, स्क्यू है वो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट 0 हैं। A12 माइनस A21, A13 माइनस A31, A23 माइनस A32। तो ये ऑड ऑर्डर मतलब 3 by 3
5/5, 7/7, खैर 3/3 से बड़े आते नहीं है, लेकिन 3/3 ऑड ऑर्डर का जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैव इट्स डिटर्मिनेंट 0, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा कितना आएगा? 0। ये ध्यान रखना आप। चलिए ये बनाइए, दिस इंटू दिस 3 माइनस एक्स स्क्वायर और 3 माइनस 8, ठीक है। 3 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इंटू दिस करिए, ये यहां से कट गया, कितना आ गया? एक्स स्क्वायर 8, तो वैल्यू ऑफ एक्स कितना हो गया? प्लस माइनस 2√2। चलिए इसका फर्स्ट बनाइए, कितना आएगा? डेल्टा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2/2 का तो बहुत ही सिंपल रहता है, दिस इंटू दिस डेल्टा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा ये किसका फॉर्मूला है? प्लस 1 का, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, कितना आंसर? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और बनाइए इसी एक्सरसाइज का, जैसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए आपको गिवन है ये 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4, देन शो दैट, आपको शो करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे आप? R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए, एक्सपेंड अलॉन्ग द R3 यानी थर्ड रो करिए, 4, कितना आएगा? 1। 3a निकालो, 3a का मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालिए, चलिए फिर R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, कितना आएगा? 9, कितना आता है ये? 108, और 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये भी कितना बनता है? 108। तो क्या प्रूफ हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू कितना? 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहां से आप एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं, देखें, इफ आपका कोई मैट्रिक्स n/n ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और k कोई कांस्टेंट है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ka इज इक्वल टू कितना होता है? k रेज टू n डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की आगे जाके पढ़ाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आया तो मैंने लिख दिया, ठीक है। जैसे आप समझिए, यदि आपको a कोई मैट्रिक्स दे रखा है, कोई भी मैट्रिक्स 4/4 ऑर्डर का, और इसके डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 2 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कितना हो जाएगा बताओ? 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 4 2 की पावर n, डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी 2 की पावर 5, कितना 32। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि इस एक्सरसाइज में और कुछ। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखे हम, प्रॉपर्टी नंबर 1, the value of determinant remain unchanged if we interchange its row into corresponding columns। क्या मतलब हुआ? यदि मैं R1 को C1 बना दूं, R2 को C2 और R3 को C3, यानी रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। तो ये आपको क्या बोल रहा है कि यदि कोई मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज दोनों इक्वल होता है, ये इन्होंने कहा। यदि रोज एंड कॉलम्स को आपने इंटरचेंज किया तो उसका डिटर्मिनेंट
यानी आपका ट्रांसपोज देने पर डिटरमिनेंट निकालो या डायरेक्टली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों कितना होता है सेम। जैसे एग्जांपल से समझेंगे आप, 2/2 ऑर्डर का ले लो, 2 - 1 0 7, ये कोई मैट्रिक्स है तो डेल्टा कितना आ गया, ये मैट्रिक्स ले लो आप, इस तरह से मैट्रिक्स ले लो, क्योंकि ट्रांसपोज ना मैट्रिक्स का निकलता है डिटरमिनेंट का नहीं, है ना। ये कोई आपने ए मैट्रिक्स ले लिया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा बताओ, 14, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज कितना हो गया, 2 - 1 0 7। अब निकालो जरा डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, वापिस कितना आएगा 14, है ना। इसी तरह से आप देखो इसको ऐसे भी समझा सकते हैं स्टैंडर्ड लेकर के प्रूफ। ये कोई आपने मैट्रिक्स ले लिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें आप, एक्सपेंड कर दो अलोंग द R1, कितना आएगा A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस का B1, समझ आ गया ना। अब यहाँ पे प्लस आएगा, दिस इज A12 तो 1 + 2 नेगेटिव, और A13 तो वापिस कितना आ जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव B1 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कितना आएगा बताओ, A2 C3 माइनस A3 C2 देन प्लस C1 कितना आएगा, A2 B3 माइनस का A3 B2। चलो अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ ले लो A ट्रांसपोज, कितना बनेगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2, है ना, और A3 B3 C3 ले लिया। तो जरा निकालें डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, करो R1 के अलोंग ही कर लो, A1 कितना आएगा, B2 C3 माइनस C2 B3, सेम है क्या ये, तो B2 C3 माइनस C2 B3, फिर कितना आएगा माइनस का, इसके अलोंग ले लें क्या, C1 के अलोंग, C1 के अलोंग ले लेते हैं भाई, डिटरमिनेंट तो किसी के भी अलोंग आता है। ये तो किसके अलोंग एक्सपेंड किया हमने, एक्सपेंड किसके अलोंग किया, बोलो बोलो R1, और अब किसके एक्सपेंड करें, अलोंग C1 के अलोंग ले लेते हैं। अब कितना आएगा माइनस का B1, चलो इसको छिपा लेते हैं, तो A2 C3 माइनस A3 C2, फिर आएगा प्लस का C1 A2 B3 माइनस हाँ A3 B2, सेम है क्या दोनों। तो हमने क्या निकाला इसका निष्कर्ष, क्या निकाला निष्कर्ष, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये पहली प्रॉपर्टी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसके ट्रांसपोज देकर के डिटरमिनेंट निकालें, दोनों इक्वल होता है। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ वी इंटरचेंज इट्स रोज इनटू कॉलम, यानी ट्रांसपोज ले लो। सेकंड प्रॉपर्टी, यदि मैं दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दूं, RI नाम की कोई रो है और RJ नाम की कोई रो है, सिमिलरली सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल फॉर द कॉलम आल्सो। इफ वी इंटरचेंज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, R1 को R3 बना दूं, R3 को R1, R2 को R3 बना दो, R3 को R2, तो इफ वी इंटरचेंज, है ना, इंटरचेंज any 2 rows and similarly for the column, then determinant changes by sign only, यानी पहले का +2 था तो अब कितना हो जाएगा -2, इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो लेट इसका प्रूफ देखिए आप, कोई भी बात अगर आपने बोली तो उसका प्रूफ होना जरूरी है। ये मैट्रिक्स ले लिया मैंने, चलो डेल्टा नाम लिया है, ए ले लो, चलो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। सो डिटरमिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। आप जरा मुझे इसको सॉल्व करके बताएं, एक्सपेंड अलोंग द R1, तो B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस का B1, चलिए करिए एक्सपेंड करिए, कितना आएगा A2 C3 माइनस A3 C2 और प्लस C1,
A2B3 माइनस A3B2। अब हम क्या करेंगे, R1 और R2 को चलिए इंटरचेंज कर देते हैं हम लोग। सो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A है, इसको मैंने माना डेल्टा, अब ये बन गया डेल्टा 1। R1 R2 इंटरचेंज कर दो तो A2B2 C2, A1 B1 C1 और A3 B3 C3। अब करिए एक्सपेंड कर दो R1 के अलॉन्ग A2 कितना आएगा, B1 C3 माइनस B3 C1 माइनस B2 कितना, A1 C3 माइनस A3 C1, फिर प्लस C2 कितना, A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस C2, दिस इंटू दिस माइनस दिस। अब सुनो A2 B1 C3 कहाँ है, A2 B1 C3 माइनस के साथ, माइनस वहां माइनस के साथ, माइनस का A2 B3 C1, A2 B3 C1 कहाँ है, ये रहा प्लस के साथ है ना, माइनस B2 A1 C3 है ना, तो वहां पे क्या आएगा, यहाँ माइनस में है तो वहां प्लस में आएगा, कहाँ है B2 A1 C3, किसके बराबर हो गया ये, डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। क्लियर है, तो ये प्रूफ कर दिया हमने सेकंड प्रॉपर्टी। किसी भी दो रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करने पर वो माइनस साइन आएगा बाहर। जैसे यहाँ पे देखें डेल्टा हो गया आपका 1 2 3 4, तो इसका वैल्यू कितना हो गया -2। अब डेल्टा 1 R1 को R2 बना दो और वाइस वर्सा, तो कितना हो गया ये 6 - 2 यानी +2। हमने क्या देखा, डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। इस बुक का वेरीफाई करना है आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 फॉर डेल्टा इज इक्वल टू 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। ठीक है, डेल्टा का वैल्यू निकालें, किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे आप, किसी के भी अलोंग कर दो, इसके अलोंग कर दो C2 के अलोंग, है ना, एक्सपेंड अलोंग C2 या एक्सपेंड अलोंग R2 कर दो, तो 6 एक 0 है ना इसलिए 6 कितना आ गया देखो, करिए, हाँ करिए, टोटल निकाल दो जरा जल्दी से, कितना आता है 21 - 25, फिर प्लस का 4, यहाँ ये छुपा लो, तो कितना हो गया 10 और 3 13 52 और माइनस का 4 24, कितना हो गया ये +28। चलिए अब हम इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज R2 एंड R3, आपस में इंटरचेंज कर दो R2 और R3, इसको डेल्टा 1 मान लिया मैंने, तो 2 - 3 5 एज इट इज 1 5 - 7 और 6 0 4 यहाँ एक्सपेंड कर दो R3 के अलॉन्ग, तो 6 टाइम्स ऑफ करना जरा, है ना, कितना हो गया 21 - 25, ठीक है, प्लस का 4 कितना हो गया 13। सेम क्यों आया, ये कितना है 3 1 होता है ना ये, है ना, तो 1 5 - 7 6 0 4, है ना, तो जब 6 के अलॉन्ग लिया 21 - 25, यहां लिया तो कितना आता है 6 के अलॉन्ग, है ना, तो जब यहां के अलॉन्ग लेते हैं, R2 के अलॉन्ग किया ना मैंने 21 - 25, हाँ यहां से कितना आया, यहाँ -4 है ना, -4 × 6 कितना आया, हाँ ये कौन से नंबर का है, 821 है ना ये, तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस और फिर यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, कितना हो गया ये हो गया माइनस का 28, और ये कितना हो गया 52 - 24, हाँ तो प्लस का 52 और माइनस का कितना हो गया ये 24, तो ये प्लस का 28 आ गया, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। ठीक है ना, ये वेरीफाई कर दिया हमने। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखें।
प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल। देखिए ये कह रहा है इफ एनी टू रोज या फिर कॉलम्स आर आइडेंटिकल, मतलब क्या हुआ? यदि कोई भी दो रो के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है या कोई भी दो कॉलम्स के सारे आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, यानी सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का वैल्यू इक्वल है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा? 0। तो इफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स are equal, then value of determinant equal to 0, है ना? कैसे? यहां समझिए A1 B1 C1, यहां लिखा आपने A2 B2 C2, यहां लिखा आपने A1 B1 C1। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं हम। A1 B2 C1, B2 C1 माइनस B1 C2, B1 C2 माइनस का B1, चलिए निकालिए। A2 C1 माइनस A1 C2 प्लस C1 निकालिए। A2 B1 माइनस A1 B2, करो तो जरा। A1 B2 C1 कहाँ है? A1 B2 C1 कट गया, माइनस तो पूरा कट कटा के कितना आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि R1 का सारे एलिमेंट्स किसके इक्वल है? R3 के। कॉरेस्पॉन्डिंग के इक्वल होना चाहिए, यानी A11 A31 A12 A32 A13 A31 आइडेंटिकल, है ना? और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनो, यदि मैंने किसी भी को प्रोपोर्शनल कर दिया, यदि कोई भी दो रो के एलिमेंट्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं, देखिए क्या मतलब है? ये एग्जांपल देखिए, एक डिटरमिनेंट ले लिया मैंने A1 B1 C1, A2 B2 B2 C2, और यहां ले लिया मैंने K टाइम्स ऑफ A1, K टाइम्स ऑफ B1, K टाइम्स ऑफ C1। ठीक है, इसको हमने मान लिया डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 कितना बनेगा? A1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, K आ रहा है ना, K टाइम्स ऑफ B2 C1 माइनस K टाइम्स ऑफ दिस, तो सब जगह से K बाहर आएगा, K बाहर निकालना हम, ठीक है। फिर माइनस B1 वो ही सेम, प्लस का C1 वो ही सब, ये तो ये कितना हो गया? डेल्टा 1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ डेल्टा। इसका मतलब देखो, यदि और डेल्टा का वैल्यू कितना है? 0, तो डेल्टा 1 भी कितना हो गया? 0। तो यदि कोई भी दो रोज के एलिमेंट्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं तो भी उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा? 0। लेकिन इससे मुझे एक और प्रॉपर्टी ये पता चलती है कि यदि यहाँ पे कोई भी रो के सारे एलिमेंट या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट किसी स्केलर से मल्टीप्लाइड है तो हम उस K को बाहर निकाल सकते हैं। देखो ना, K बाहर निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो समझिए, एक और एग्जाम्पल से देखो, एक डिटरमिनेंट ले लो यहाँ पे A B C और D, डेल्टा 1, तो ये कितना हो गया? AD माइनस BC। अब हम एक और डिटरमिनेंट बनाते हैं, इसको K से मल्टीप्लाई कर दो R1 से, KA KB C और D। क्या क्या मैंने R1 को K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? K टाइम्स ऑफ AD और माइनस का K टाइम्स ऑफ BC। तो आप K बाहर निकाल सकते हो ना, तो आपने क्या देखा? डेल्टा 2 जो है वो K टाइम्स ऑफ डेल्टा 1 हो गया। अच्छा, यदि मैं एक बार और K से मल्टीप्लाई कर दूं R2 को, तो डेल्टा 3 KA KB KC KD कितना हो जाएगा? K स्क्वायर ऑफ डेल्टा 1। तो इससे मैंने क्या प्रॉपर्टी जानी? प्रॉपर्टी नंबर 4 कि यदि अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी, A कोई मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, तो KA का डिटरमिनेंट, ये तो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग? सुनो, दो चीजें, मैट्रिक्स में हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, यानी ये n बाई n, तो कितनी रोज है? कितनी रोज है? n रोज है। तो पहली रो K से मल्टीप्लाई हुई, एक बार K निकलेगा। दूसरी रो K से मल्टीप्लाई हुई, जैसे एक बार K से मल्टीप्लाई किया मैंने सिर्फ R1 को,
और यहाँ R2 को भी मैंने K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक बार K निकला, एक बार और K निकला, कितना हो गया 2 पावर, और कोई R3 R4 है ही नहीं। तो जब आपने देखो R1 को K से मल्टीप्लाई किया तो R1 से K कॉमन निकाला, वन टाइम ऑफ K मल्टीप्लाई, R2 में से K निकाला, फिर एक K आ जाएगा, R3 में से K निकाला, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो क्या प्रॉपर्टी बन गई है, K डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू K रेज टू N डिटर्मिनेंट ऑफ A, और N क्या है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब सुनो, जब हम मैट्रिक्स को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हर एक एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। यदि हम डिटर्मिनेंट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो कोई उसकी एक रो मल्टीप्लाई होगी या उसका कोई एक कॉलम मल्टीप्लाई होगा, समझे आप। जैसे समझिए, यहां पे आपने कोई एक नंबर डेल्टा ले लिया, ये ले लो ABCD, इस तरह से। यदि मुझे 2 डेल्टा करना है, 2 डेल्टा, अब मैं डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करूं तो या तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या R2 से कर दो, या C1 को कर दो, या C2 को कर दो। तो मैट्रिक्स में तो हर एक एलिमेंट क्या होगा, उस है ना मल्टीप्लाई होगा, और डिटर्मिनेंट में क्या होगा, है ना मल्टीप्लाई होगा, या तो कोई एक रो या एक कॉलम, है ना। तो इन when we multiply determinant by K, then any one row या फिर any one of the column is multiplied by K, है ना ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा, R1 को मल्टीप्लाई किया तो 2A 2B 2C 2D, है ना। तो यहां से मुझे एक प्रॉपर्टी तो ये मिली, है ना। जैसे एक बार और करना चाहते हो, एक बार कर लो, मैंने तो 2 ही तो किया यहाँ। हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ एक ही बार मल्टीप्लाई हो, ठीक है। अब एक बार और करना है तो कर दो। अब जैसे आपको ऐसा लिखना है, सुनो, R1 इज K टाइम्स ऑफ R1, तो यहाँ पे आप K से डिवाइड करो, इधर वाला K यहाँ निकालो, तो KA KB, और यहाँ सेम ही रहेगा C और D, है ना। मल्टीप्लाई करना है तो फिर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये एक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। प्रॉपर्टी नंबर 5, लेट A कोई डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। A कोई डायगोनल मैट्रिक्स है इस तरह से, जैसे 3x3 ऑर्डर का ले लिया, D1 0 0 0 D2 0 एंड 0 0 D3। डायगोनल मैट्रिक्स कौन, जिनके नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों। तो जरा इसका डिटर्मिनेंट निकालना इस मैट्रिक्स का। अच्छा, इसको हम लोग ना ऐसे भी लिखते हैं, DIAG यानी डायगोनल, D1 D2 D3, क्योंकि बाकी के और एलिमेंट्स तो कितने होता है 0, और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स दे दो। तो ये क्या होता है, इनके डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीपल। देखो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो तो कितना आएगा, D1 D2 D3। तो यदि आपका डायगोनल मैट्रिक्स ये है, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। और इसी से मुझे एक रिलेशन मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा कितना आता है, 1 × 1 × 1 यानी 1। तो जितने भी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं सबका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1 के इक्वल। सो यदि आपका ये A कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो क्या आता है डिटर्मिनेंट, उसके डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। क्लियर है। सिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A × B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A × डिटर्मिनेंट ऑफ B। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यदि आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उनका होल डिटर्मिनेंट निकालें तो वो सेपरेटली किसके इक्वल होता है, उनके सेपरेट डिटर्मिनेंट के, है ना। ये इसको समझिए आप, है ना। इसका प्रूफ देखें, लेट A कोई मैट्रिक्स ले लो आप 2/2 ऑर्डर का, 2 3 -1 0, और B कोई मैट्रिक्स ले लिया आपने 1 2 3 4। चलिए पहले आप A × B निकालें, तो 2 3 -1 0 एंड 1 2 3 4।
करिए, इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 by 2 ऑर्डर का आएगा, दिस इंटू दिस 2, 2 और ये 11, दिस इंटू दिस -1। अब इसकी बारी 4, 4 और 12, दिस इंटू दिस -2। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना आएगा, 11 इंटू -2 और माइनस माइनस 16, तो माइनस का 22 प्लस 16 कितना मिला। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, +3, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हुआ, -2, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी -6 एंड विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। और सुनो ये डिटर्मिनेंट जैसे आप ना मैट्रिक्स के अंदर a इंटू बी कैन नॉट राइट बी ए, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि मैट्रिक्स तो एक रिप्रेजेंटेशन होता है, कोई नंबर नहीं है मैट्रिक्स, लेकिन डिटर्मिनेंट तो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे आप यहाँ पे 3 इंटू -2 करें, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b करें, या फिर आप -2 इंटू 3 करें, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a करें, बोलो दोनों कितना आता है, 6 के इक्वल। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a और इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। सो a इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो देखो सिंबलाइज है, मैंने आपको बता दिया ये अलग अलग तरीके होते हैं सिंबल करने के, है ना, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a होल पावर n। क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a होल पावर n। आप पहले पावर लेकर के डिटर्मिनेंट ले लो, या पहले डिटर्मिनेंट लेकर के बाद में पावर ले लो। पावर लेना मैट्रिक्स का ज्यादा टफ होता है, बजाय आप किसी नंबर का पावर ले लो। मैट्रिक्स का पावर टफ है, अब 2 का होल स्क्वायर बनाना बताओ कितना इजी है। अब यही ले लेते हैं हम लोग, इसका प्रूफ दे दो, एक मैट्रिक्स ले लो 2 3 -1 0। चलो इसके लिए प्रूफ करते हैं, ए स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर निकालो, तो 2 3 -1 0 और यहाँ पे भी 2 3 -1 0। चलिए दिस इंटू दिस कितना हो गया 1, यहाँ पे कितना आ गया -2, ये करिए 6 और यहाँ कितना आ गया -3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर निकालो, कितना आया -3 प्लस 12 कितना हो गया 9। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलो +3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर आता है क्या, आ रहा है ना। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। अब आप a क्यूब करेंगे तो कितना दिक्कत हो गया, जबकि 3 का क्यूब बहुत आसानी से निकल जाता है ना। तो ये रिलेशन याद रखना आप। और इसी से एक और रिलेशन निकल के आता है, देखिए कि अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर -1 करें तो ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की होल पावर -1, दैट इज क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर -1। और सुनो अब ये ना एक नंबर बन गया, जैसे 2 की पावर -1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी 1 अपॉन DET ऑफ a। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स लेकर के उसका होल डिटर्मिनेंट लेना, या डिटर्मिनेंट लेकर के हाँ उसका इनवर्स लेना। जैसे एग्जाम्पल समझिए, यहां लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए इनवर्स, तो उस प्रॉपर्टी से हम इसको कैसे ओपन करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। इस प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये एक नंबर हो गया, कट गया, तो ये किसके बराबर हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऐसे। सो ए की पावर n का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हाँ n कौन है, नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं और वैसे भी ले सकते हैं, नेगेटिव के लिए भी हो रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बात समझ में आई, रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 देखें, इफ each and every element of any one of the row and column are 0, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं,
देन डिटर्मिनेंट ऑल्सो इक्वल टू 0। किसी भी एक रो के, कम से कम एक रो के सारे एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा होता तो फिर 0 हो ही जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ही आएगा। जैसे यहाँ देख लो 0 0 0। अब यहाँ जो चाहे वो चिपकाओ आप, 7 2 और 1 है ना, 0 R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, है ना, तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट का वैल्यू 0 बनने पर उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि आप एक्सपेंड उस रो या कॉलम के अलॉन्ग करिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो, या फिर ट्राई टू मेक, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनको यूज करके हम लोग क्या है ज्यादा से ज्यादा डिटर्मिनेंट में जीरोस बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब एलिमेंट्स बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं तो आप उनको डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं, बट एलिमेंट्स आर गिवन इन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, सो इट बिकम्स वेरी टीडियस टू एक्सपेंड डायरेक्टली। That's why we use the properties and then expand any one of the row and column containing the maximum number of zeros, है ना। चलो, तो ये मैंने आपको क्या है 8 प्रॉपर्टी बता दी, है ना। बातें कर ली तुम लोगों ने। देखिए वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर, जितने भी ऑड ऑर्डर होते हैं ना, और हम तो स्पेशली क्या पढ़ते हैं 3/3। So value of odd order is skew symmetric matrix, value of, है ना, determinant, value of determinant of odd order skew symmetric matrix is equal to 0। odd order skew symmetric matrix का determinant value कितना होता है, 0। जैसे ये एक odd order skew symmetric matrix लिया मैंने, 0 A B, यहाँ आ जाएगा -A 0, यहाँ C, ठीक है। ये 1 3 तो 3 1 -B -C 0। जरा एक्सपेंड करना, तो डेल्टा एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो के अलॉन्ग, -A कितना आ जाएगा देखिए, प्लस का BC और प्लस B आपने लिया तो यहाँ आ गया CA, तो -ABC इज इक्वल टू +ABC 0। तो जितने भी ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, स्पेशली 3/3 हम लोग कंसीडर करते हैं। 1/1 भी कितना होगा, 0, क्योंकि उसका डायगोनल एलिमेंट है A11, तो उसको 0 ही होना पड़ेगा, है ना। ये चलिए प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है। अब सुनिए, जैसे आपने कोई एक डिटर्मिनेंट ऐसे दे रखा है, A1 प्लस लैम्डा B1, है ना, A2 प्लस लैम्डा B2 और A3 प्लस लैम्डा B3। यहां लिखा है X Y Z एंड U V एंड W, 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो आप देखो ये जो R1 है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। तो एट ए टाइम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट्स को ब्रेक करके आप दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। एट ए टाइम किसी भी एक रो या एक कॉलम, एट ए टाइम एनी वन ऑफ द रो या फिर वन ऑफ द कॉलम कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स कीपिंग अदर टू रोज एज इट इज। यानी देखो ऐसे कोई चेंज नहीं आता, मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी। A1 प्लस A1 A2 A3 यहाँ पे, और XYZ इसको एज इट इज रखूं, UV, है ना, और W एज इट इज, प्लस यहां लिखेंगे लैम्डा B1 लैम्डा B1 लैम्डा B2, है ना, और यहां लिखा मैंने लैम्डा B3, X Y Z U V एंड W। तो इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट एक ही आता है, बाकी की दो रोज एंड कॉलम को आप लोग सेम ही रखेंगे।